all, welcome to Energy Studies. My name is Swati एंड मैं आपके लिए एक लेक्चर सीरीज़ लेकर आई हूँ स्पेशली एनर्जी इंजीनियरिंग या एनर्जी स्टडीज़ के ऊपर। और ये पहला लेक्चर है जो मैंने आज अपलोड किया है। इस लेक्चर में मेनली हम बात करेंगे जो बेसिक एनर्जी सिनेरियो है इंडिया में या वर्ल्ड में, उसके बारे में। और लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड्स। देखिए, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में पुटअप होते हैं, स्पेशली जब हम आजकल के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अगर हम सोचें तो एनर्जी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसका हर फील्ड में एप्लीकेशन है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस हो, या हाउस होल्ड का कोई सामान हो, या ऑफिस एप्लीकेशन हो। हर फील्ड में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड मैनी मोर। हर फॉर्म में एनर्जी या तो हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके यूज़ करते हैं, या तो एज इट इज़ उसको स्टोर करके यूज़ करते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी से अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जीज़ को हम यूज़ करते हैं। पहले के ज़माने में जब हमारा प्री इंडस्ट्रियल ईरा था, उस केस में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी वुड को यूज़ करते थे। बट स्टीम इंजन की डिस्कवरी के बाद कोल हमारी मेन चॉइस हो गया एनर्जी सोर्स का। उसके बाद इंटरनल कंबशन इंजन आया, जहाँ पे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगे, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इन सब को यूज़ करके हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने लगे। और ये सारे प्रोडक्ट्स या तो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं या तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिसिटी में ही यूज़ करके हम इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पावर सिस्टम्स के थ्रू। इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये सबसे कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मानी गई है, क्योंकि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी मान के उसके ऊपर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और जो हम कन्वेंशनल एनर्जीज़ भी यूज़ करते हैं उसमें भी उसका ज़्यादा प्रोपोर्शन हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। हीट में भी अगर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो भी वो थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी में ही फाइनल प्रोडक्ट यूज़ होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे दिमाग में पुटअप होते हैं एनर्जी को लेके। ये एस्टिमेट किया गया था कुछ साल पहले कि बाय 2050 जो एनर्जी डिमांड होगी वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। और उसके साथ ही ये क्वेश्चन भी आया था, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो सस्टेनेबल नहीं हैं, इसलिए हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या होंगे, और जो पॉपुलर फ्यूल हम अभी यूज़ करते हैं, जिन्हें जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हमने बात की कोल, पेट्रोलियम, इन सब की, वो और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, स्पेशली जो उनके एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं वो क्या होंगे, और उनसे बचने के लिए या उन्हें रोकने के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, उन्हें हमें जो अवेलेबल हों अबंडेंटली, जो कि फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करके हम जिन पे लंबे समय तक भरोसा कर सकें, अबंडेंटली अवेलेबल हों एटमॉस्फेयर में, नेचर में, और उनके पॉसिबल वेज़ कि कौन कौन से तरह की एनर्जी रिसोर्सेज को हम किन किन तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं आगे। इसमें हर पॉइंट्स को मैंने अलग अलग स्लाइड में डिस्कस किया है थोड़ा ब्रीफली, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले बात करते हैं मेजर चैलेंजेस की। देखिए, जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं और ये जो एनर्जी की डिमांड है, ये सप्लाई है, कंजम्पशन है, और डिमांड सप्लाई के बीच में जो गैप है, इसकी वजह से हमें मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसके कई रीज़न हैं। पहला रीज़न है ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है। इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ सालों में जो चाइना की भी पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगी। सेकंड है
इमर्जिंग इकोनॉमीज़, जो भी कंट्री होती है या उसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है नेशन को या वहाँ के लोगों को, रेजिडेंट्स को, और उसे ईज़िली एक्सेस कर पा रहे हैं एनर्जी को या नहीं। तो इस बात पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। तो सोशल डेवलपमेंट कैसे चैलेंज हुआ एनर्जी के फील्ड में। देखिए, एक रिलेशनशिप होता है सोशल डेवलपमेंट और यूज़ ऑफ एनर्जी का। वो बहुत ही क्लियर रिलेशनशिप है कि जो नेशन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा वो ज़्यादा एडवांस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट में कहलाएगा। इसका बहुत ही वेल इस्टेब्लिश रिलेशनशिप भी है कि जो कंट्रीज़ की हायर पर कैपिटा एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है, उनका लिटरेसी रेट्स ज़्यादा होता है, जबकि जो कंट्रीज़ का लो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है, उनका लिटरेसी रेट कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल के लिए यूएस और इंडिया का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। यूएस में जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है दैट इज़ मोर देन 12,000 किलोवाट आवर पर ईयर, और वहीं कंपेयर करें इंडिया का तो वो 600 किलोवाट आवर पर ईयर है। किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है, तो एक साल में इनका इतना एनर्जी का कंजम्पशन है। अब जो मैंने फिगर्स बताए हैं उससे ही आप इजीली ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यूएस की एनर्जी कंजम्पशन इंडिया की 2 गुनी है। और वहीं अगर हम पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो यूएस की पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया से। तो इस हिसाब से वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो इंडिविजुअल्स हैं, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, उनका पर पर्सन का जो एनर्जी कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से वहाँ के लिटरेसी रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो और कुछ कंट्रीज़ में, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो यहाँ से इससे भी बदतर हालत है। वहाँ पे अभी हमारे पास कम से कम 600 किलोवाट आवर पर ईयर का कंजम्पशन है। कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे और भी बुरी हालत होती है, यहाँ पे इनका इससे भी कम होता है। बाकी इन्वायरमेंटल चैलेंज तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने भी कई सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। यूएनएफसीसी भी कई सारे कॉन्फ्रेंसेस करती रहती है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया है, और कई सारे ट्रीटीज़ होती हैं इन्वायरमेंटल चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। मेन चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो अगेन ओजोन लेयर डिप्लीशन करती हैं, और जिसकी वजह से हीट, जो अर्थ सरफेस की हीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि it can lead to skin cancer because it directly allows the UV radiations to enter into the earth atmosphere, into the troposphere. Okay, उसके अलावा हम बात करें तो जो एक्सपैंडेड यूसेज हो रहा है एनर्जी का इंडस्ट्रीज़ में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हर डेवलपिंग नेशन अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डेवलप बनाने के लिए अलग अलग फील्ड में अलग अलग एनर्जी की यूसेज करता है। और क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, इसकी वजह से भी हम उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो वो भी एज अ चैलेंज ही हमारे लिए ट्रीट करता है। तो अब इतनी सारी हमारे पास चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। नो वन कैन सर्वाइव विदाउट एनर्जी। ओके, तो क्योंकि एनर्जी इतना इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसकी जो सप्लाई होनी चाहिए वो सिक्योर होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए, और सिक्योर सस्टेनेबल के साथ साथ इकोनॉमिकल होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, और सोशली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। इतनी चीज़ें हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स चाहिए। अब हम फ्यूल्स आजकल जो यूज़ करते हैं, फ्यूल जो पॉपुलरली यूज़ किए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स ही मेनली हम यूज़ करते हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट का जो प्रैक्टिसेस हैं, उसकी जो स्कीम्स हैं, वो रिन्यूएबल को प्रमोट कर रही हैं और रिन्यूएबल को ज़्यादा फोकस कर रही हैं, क्योंकि जैसा कि वर्ल्ड में सिनारियो देखा जाता है, स्पेशली द यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी कुछ कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी हो गई, तो जर्मनी में 100% उनका जो सप्लाई होता है वो रिन्यूएबल बेस्ड है। उसी तरह अब सारी उनको देख के या उनका एग्ज़ाम्पल लेके या
एनर्जी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हर कंट्रीज़ फॉसिल फ्यूल्स को रिन्यूएबल से रिप्लेस करना चाह रही है। लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पर रिन्यूएबल में इतनी प्रोग्रेस नहीं है, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वो जो भी कंपोनेंट्स अवेलेबल भी हैं वो इंपोर्ट करके यूज़ करती है, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन दे रही है हमारे कंट्री की इकोनॉमी को। तो उसकी जगह पे वो अभी भी फॉसिल फ्यूल्स का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें इंडिया की, तो उसमें जो पावर प्लांट्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें मैक्सिमम पोर्शन होता है फॉसिल फ्यूल्स के। बीपी स्टैटिस्टिकल सर्वे रिपोर्ट को अगर हम देखें तो 2019 की रिपोर्ट को, तो उनका जो ग्राफ है, द परसेंटेज ऑफ एनर्जी कंजम्पशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम कन्वेंशनल टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, तो हम देखेंगे कि उसमें कोल का, फॉसिल फ्यूल्स का एक बहुत ही हायर परसेंटेज है, एक पीक बना हुआ है। वो बीपी स्टैटिस्टिकल सर्वे रिपोर्ट मिनिस्ट्री दैट स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स रिलीज़ करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स इंडिया। आप उसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं मेनली फॉसिलाइज्ड होते हैं। ये जो हज़ारों सालों पहले जो प्लांट्स एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स एनिमल्स बरी हो गए थे अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ईयर्स अगो, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो अंदर बरी होके, फॉसिलाइज होके, बर्न होके वो कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कोल में बहुत ही ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, इसलिए उनकी जो एनर्जी रिलीज़ होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के जो फॉर्म हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। जो सॉलिड है दैट इज़ वेरी पॉपुलरली यूज, जैसे कि कोल है। कोल को पावर प्लांट के लिए सबसे मैक्सिमम यूज़ होता है। कोल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, और खाना बनाने के लिए यूज़ होता है कोल। पहले ज़माने में तो ट्रेन्स भी इसी से चलती थी, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी आ गई हैं। और क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इंटरनल कंबशन इंजन के लिए, जब अब नया जो डेवलपमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके हो रहा है, बैटरीज़ को लेके हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम कार्स जो अवेलेबल हैं अभी मार्केट में वो फॉसिल फ्यूल से ही चलती हैं, या तो पेट्रोल से चलती हैं, या डीजल से चलती हैं, या सीएनजी से चलती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी डेवलपमेंट फेज़ में हैं, अभी इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। और या तो हम नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, मीथेन, या इनका कॉम्बिनेशन गैसेस फॉर्म में। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं फॉसिल फ्यूल्स की। देखिए, फॉसिल फ्यूल्स सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है फॉसिल फ्यूल का वो तो ये है, फ्रॉम रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये बहुत ही लिमिटेड है। तो अगर हम अपने देश की एनर्जी फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आने वाले 200-300 साल के लिए इस पे निर्भर नहीं रह सकते। उसके लिए हमें कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। क्यों नहीं निर्भर रह सकते? क्योंकि इसके लिमिटेशन ये है कि ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। उसके साथ ही साथ ये हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी जो इकोलॉजी है उसे भी एडवर्सली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। पहला, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन, एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन, अदर एयर पोल्यूशन एंड ओशन एसिडिफिकेशन। देखिए, जब कोल माइनिंग करते हैं तो उस केस में देखिए मैंने पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। एक कोल माइनिंग का है, और जो इधर है वो वाटर पोल्यूशन है, प्लस ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट्स हैं, जो लैंड क्रैक हो गई है। और इधर जो एमिशंस हो रहे हैं वो पावर प्लांट से हो रहे हैं। ओशन एसिडिफिकेशन है, जिसकी वजह से जो फॉसिल्स हैं अंदर वो फेड हो गए हैं। तो ये सब हम देख सकते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स कितने बुरे बुरे पड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इनका क्या मतलब क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है फॉसिल फ्यूल्स का? तो अभी
क्योंकि इसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे। तो जो वेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल हैं हमारे पास, वो हैं आइदर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर, बायोमास, कोजेनरेशन बाय गैस एंड वेस्ट टू एनर्जी। दीज आर फ्यू वेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे सोलर एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो जैसा कि मैंने बताया बीपी स्टैटिस्टिकल सर्वे रिपोर्ट 2019 में भी जो उन्होंने ग्राफ दिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। उसमें हायर परसेंटेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी वो सोलर का है, अप्रॉक्सीमेटली 68% है। और उसके बाद थोड़े थोड़े परसेंटेज विंड एनर्जी के हैं, हाइड्रो पावर के हैं, बायोमास पावर का है, कोजनरेशन बाय गैस का है एंड वेस्ट टू एनर्जी। अगर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन जो है उसमें, नेशनल सोलर मिशन, उसमें भी जो परसेंटेज दिया गया है वो मैक्सिमम 100% एनर्जी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी का जो परसेंटेज दिया है गवर्नमेंट ने, उसमें मैक्सिमम सोलर एनर्जी का है, और उसके बाद विंड एनर्जी का, फिर स्मॉल हाइड्रो पावर का एंड सबसे लास्ट में बायोमास का जो कि 5% है। और सोलर एनर्जी का 60% है, विंड का आई थिंक ये मुझे देखना पड़ेगा, ये मैंने नहीं देखा है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। उसके बाद ये मैंने कुछ पिक्चर्स डाले हुए हैं सोलर एनर्जी, क्योंकि हम इस पर मेनली फोकस करेंगे। मैं सोलर एनर्जी कंप्लीट करने के बाद, ये लेक्चर जो सोलर का है, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके बायोमास पे जाऊंगी, फिर विंड पे जाऊंगी, लेकिन सोलर को हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स ऑफ माई इंटरेस्ट टॉपिक। सो लेट्स सी, ये इसमें जो मैंने प्लांट दिखाया है ये सोलर फोटोवोल्टाइक है। देखिए सोलर में भी दो तरह की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, एक सोलर फोटोवोल्टाइक, एक सोलर थर्मल। सोलर फोटोवोल्टाइक जो टेक्नोलॉजी है वो सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली कन्वर्ट करती है, और जो सोलर थर्मल है वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करती है। अगर हम चाहें तो फिर फर्दर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं हीट टू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सोलर में मेनली यूज़ होती हैं। ये देखिए, ये पावर प्लांट है, ये थोड़ा बड़ा प्लांट है, मेगावाट का होगा, फ्यू मेगावाट्स का होगा, और ये जो है ये छोटा प्लांट है, ये स्टैंड अलोन सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहा है एंड ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम की तरह ट्रीट हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ये हीलियोस्टैट है, ये हमारा जो है ये सॉरी मैंने मार्क नहीं किया था, ये जो हमारा यूज़ है ये सोलर फोटोवोल्टाइक है, ये भी सोलर फोटोवोल्टाइक है। जो फर्स्ट नंबर का सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट है ये हमारा ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। सोलर फोटोवोल्टाइक में भी 3 तरह के सिस्टम आते हैं, स्टैंड अलोन, ग्रिड कनेक्टेड और हाइब्रिड। ग्रिड कनेक्टेड में हमें ग्रिड सप्लाई दे, ये प्लांट हमारा जो भी सप्लाई देगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो ग्रिड को फीड करेगा। और स्टैंड अलोन में जो कि पिक्चर नंबर 2 में दिख रहा है, इसमें हम जो भी प्लांट लगाएंगे, छोटा प्लांट होगा, उसकी कैपेसिटी छोटी होगी, और ये केवल आपके जो घर के लोड हैं, घर के अप्लायंसेस हैं, उन्हें सप्लाई करेगा। उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा जनरेशन नहीं होगी कि वो ग्रिड को सप्लाई कर सके। हाँ, आप अगर अपने घर के स्टैंड अलोन को ग्रिड कनेक्टेड करना चाहते हैं तो उसके लिए नेट मीटरिंग लगा के हम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो हम सप्लाई देंगे ग्रिड को वो स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर होगी, तो उसमें आपको कम फ़ायदा होगा। और ये घरों के लिए बेस्ट है, पिक्चर नंबर 2 घरों के लिए बेस्ट है डिज़ाइन। और ये जो बड़े प्लांट्स हैं ये हम घर में नहीं लगा सकते, इसके लिए काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है, और ये बड़े पावर प्लांट्स होते हैं। पिक्चर नंबर 3 जो दिखा रहे हैं इसमें ये हीलियोस्टैट है, ये कॉन्सेंट्रेटर्स यूज़ करते हैं, इसके लिए भी हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए, और सारे कॉन्सेंट्रेटर्स एक पॉइंट पे, जितने भी कॉन्सेंट्रेटर्स हैं ये सारे एक पॉइंट पे
कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। और फिर यहाँ से स्टीम जनरेट करके हम पावर जनरेट करते हैं। और थर्मल का मैंने एक और एग्ज़ाम्पल डाला है 4th पिक्चर में। ये सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है। इसमें भी कॉन्सेंट्रेटर्स, कलेक्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि इसमें वाटर फ्लो कराते हैं, नीचे से ठंडा पानी फ्लो करा के ऊपर टैंकर में हम स्टोर करते हैं। ये जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वाटर डेंसिटी की वजह से होता है। तो ये फ्यू एग्जांपल्स हैं फोटोवोल्टाइक और थर्मल के, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये सब हमने एनर्जी में देखा है। लास्ट स्लाइड में आपको दिखाना चाहूँगी, एक मिनट, ये स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है। ये जो मैंने आपको बोला बीपी स्टैटिस्टिकल सर्वे रिपोर्ट से मैंने लिया है ये ग्राफ, और इस ग्राफ में देखिए एक सोर्स वाइज एस्टिमेटेड पोटेंशियल दिया है ऑफ रिन्यूएबल पावर इन इंडिया। इसमें सोलर का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 68%, उसके बाद विंड पावर 28% है, और बाकी जो स्मॉल हाइड्रो पावर है, बायोमास है, कोजनरेशन का गैस है, वेस्ट टू एनर्जी, ये सब स्मॉल परसेंटेज में यूज़ हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट का स्कीम ये है कि इन सभी को धीरे धीरे परसेंटेज वाइज इंक्रीज़ करते जाएंगे, क्योंकि विंड एनर्जी का जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं इनको हम हर जगह नहीं इंस्टॉल कर सकते। जहाँ पे सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ विंड होगी वहीं पे हम विंड पावर प्लांट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के कोस्टल एरियाज़, तमिलनाडु में जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा विंड प्लांट्स हैं, तो उन जगहों को ढूंढ के ही हम वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। बाकी सोलर एनर्जी तो हर जगह अवेलेबल है, इंडिया इज़ गिफ्टेड विद सोलर एनर्जी, तो हम सोलर प्लांट इंडिया में कहीं भी लगा सकते हैं। और बायोमास अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो इस पे भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जो हमारी मेनली सोलर पे फोकस करते हुए स्टार्ट करूँगी वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।